बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में जो सन 2016 में आया हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन ए की। तो पहला प्रश्न है, स्वावलंबन का अर्थ समझाइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेल्फ सपोर्ट। तो देखिए, स्वावलंबन का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता, यानी अपने आप ऊपर विश्वास करना या अपने ऊपर निर्भर करना स्वावलंबन का अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न एक परिभाषा है। जनतंत्र या लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार है, यह कथन किसका है? तो यह एक बहुत प्रसिद्ध नारा है जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था, जिन्होंने यह परिभाषा लोकतंत्र के संबंध में दी थी। अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा बताइए। डिफाइन सोशल चेंज। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन मतलब सामाजिक मतलब समाज से है और परिवर्तन मतलब बदलाव से है, यानी पहले के समाज और आज के समाज में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं, या हम कह सकते हैं कि समाज के मूलभूत ढांचे में होने वाले बदलाव सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? अरविंद आश्रम को ओरोविले आश्रम के नाम से भी जाना जाता है और अरविंद आश्रम की स्थापना श्री अरविंद घोष ने सन 1926 में पांडिचेरी में की थी, जिसे हम पुडुचेरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अरविंद घोष की समाधि स्थल है। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? अगला प्रश्न। तो देखिए, सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था और सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, अर्थात सत्य पर अडिग रहना सत्याग्रह कहलाता है। और लोग कहते भी हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता। अगला प्रश्न, समानता का क्या अर्थ है? तो समानता का मतलब होता है कि सभी लोगों को एक साथ या एक बराबर समानता के अवसर उपलब्ध कराना, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर बिना भेदभाव किए समान अवसर उपलब्ध कराना समानता कहलाता है। अगला प्रश्न, बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा के बारे में बताना है। तो देखिए, बौद्ध काल में जहाँ तक स्त्री शिक्षा का सवाल है, तो बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा काफ़ी उन्नत दिशा में थी। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था। महिलाएं मठ व विहार में शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, लेकिन इस शिक्षा के संदर्भ में एक नकारात्मक बात यह भी है कि बौद्ध काल में जो उच्च घरों की महिलाएं थी, सिर्फ उन्हें ही पढ़ने का अधिकार था। अगला प्रश्न, टैगोर के अनुसार शिक्षण विधि। तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़े शिक्षाविद और दार्शनिक थे। उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में ये बात बताई है कि शिक्षण विधि जो होती है वह प्रकृति पर आधारित होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि टैगोर जी प्रकृतिवाद के समर्थक थे और वह प्रकृति के अनुरूप ही शिक्षण योजना बनाने के पक्षधर थे। इसके अलावा वह मातृभाषा में ही शिक्षा देने की वकालत किया करते थे। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 15 का वर्णन कीजिए। तो देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 में यह वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह क्या है? तो देखिए, जिस प्रकार से वैदिक कालीन में उपनयन संस्कार होता था, बौद्ध काल में पवज्जा संस्कार होता था, ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह खानी संस्कार किया जाता था। जब मुस्लिम काल में बालक 4 वर्ष, 4 माह और 4 दिन का होता था, तो उसे
मकतब में प्रवेश लेने के लिए उसका बिस्मिल्लाह खानी संस्कार किया जाता था और उसे कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी, जिसमें लघुत्तरी प्रश्न है। पहला प्रश्न, वैदिक कालीन व बौद्ध कालीन शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा में बहुत सारे अंतर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें मूलतः आप लिख सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा में सभी के शिक्षा उपलब्ध नहीं थी, जबकि बौद्ध कालीन शिक्षा में सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा में सिर्फ ब्राह्मण ही शिक्षा देने का अधिकारी होता था। बौद्ध कालीन शिक्षा में शिक्षा देने वाला किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो सकता था। वैदिक कालीन शिक्षा मुख्यतः संस्कृत भाषा में दी जाती थी और बौद्ध कालीन शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी, जबकि बौद्ध कालीन शिक्षा मठ और बिहार में दी जाती थी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन यानी मुस्लिम कालीन शिक्षा की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला, श्री अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को समझाइए, या महिलाओं की शिक्षा का समानता से क्या संबंध है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की विवेचना कीजिए, या सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न, देश के उत्पादन में शिक्षा कैसे वृद्धि कर सकती है, या जनतंत्र के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के लिए सुझाव दीजिए, या स्त्री शिक्षा के लिए आधुनिक प्रयास क्या है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में। दीर्घोत्तरी प्रश्न, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने आपको। पहला प्रश्न, प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हम आज उनको किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख सुझाव और सिफारिशें क्या हैं। वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया था, जिसे हम भारतीय शिक्षा का माधिकार पत्र या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इससे संबंधित सुझाव सिफारिशें लिखनी है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न, बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। छात्रों के लिए लाभकारी होते हुए भी इस शिक्षा के पतन के क्या कारण थे, अपना तर्क दीजिए। बेसिक शिक्षा अर्थात हम वर्धा शिक्षा, महात्मा गांधी द्वारा दिए गए शिक्षा को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, शैक्षिक अवसरों की समानता के संबंध में 1986 की नई शिक्षा नीति को स्पष्ट करना है। तो ये था आपका 2016 में आया हुआ द्वितीय प्रश्न पत्र।